खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें रन डाउन और फिर अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते हैं। सियासी जमातें ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ये SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद दिन पहले आई थी वो कुछ और तरफ इशारा कर रही थी और सियासी एलीट और की तरफ इशारा कर रही है। इस पर बात करेंगे। KPK में हमने गुफ्तगू और लड़ाई देखी। क्या गवर्नर राज का ख़तरा है क्या ये महज एक नूरा कुश्ती है? इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कश्मीर के यहाँ जो कश्मीर में एक मुतालबात है वो बड़े सिग्निफिकेंट है। वो लगता है कि इस सियासत की डिवीजन से यहाँ की जो लड़ाई हमें मेन लैंड में हो रही है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तमाम के तमाम माशी तौर पर जो मुतालबात हैं वो आगे लाए जा रहे हैं। तो क्या अब ये बुरहान आगे बढ़ रहा है इस जो सियासी आपस में ये धक्कम पेल हो रही थी? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजट से पहले बिजली गैस की कीमतों में इजाफा होगा। 164 या 63 अरब रुपए के कट लगाने की बात हो रही है। टैक्सेस की बात हो रही है। NGOs पर टैक्सेस की बात हो रही है। खैराती इदारों पर टैक्सेस की बात हो रही है। ये हम आखिर में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमा। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं महमूद साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मगर निहाल हाशमी साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। हुजूर, एक तरफ हमने चंद दिन पहले एक इंतहाई हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो कि ISPR की तरफ से थी, जिसमें किसी किस्म की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही थी। और दूसरी तरफ जो हमारे जो पॉलिटिकल एलीट है, जरदारी साहब हों, इवन अब राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं जी हम बात करने को तैयार हैं। मियाँ साहब की तरफ से इंडिया आ रहा है। तो क्या मैं ये समझें कि इस हवाले से एक पेज अब नहीं रहा, इस पर भी खान साहब से बात करने के ज़िमन में गवर्नमेंट का और एस्टेब्लिशमेंट का? जनाब निहाल हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दो लोगों के बारे में बात की है। एक आपने ISPR के तर्जुमान साहब अहमद शरीफ साहब के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात की। दूसरी आपने बात की हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से। तो जो अहमद शरीफ साहब हैं वो उनकी तो तर्जुमान वो खुद ही अपना बेहतर जवाब दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। मगर जहाँ तक मुझे समझ में आया कि उन्होंने कहा कि हमारा काम सियासत करना नहीं है, हमारा काम जो है कौम के अमलाक और कौम की सरहदों की और कौम को ख़तरात से हिफाजत करना है। और हमें आइन ये मैंडेट नहीं देता कि हम सियासी गुफ्तशनीद करें। और अगर किसी ने कौमी नुकसान किया है और समझता है कि उसने कौम के या कौम के इदारों के साथ ज़्यादती की है तो उसे कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे मैंने कोई अजीब सा चीज़ नहीं देखा। एक बात उन्होंने की है, उस बात को संजीदगी से लेना चाहिए और आइंदा मुस्तकबिल में भी इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। तो वो अपना जवाब खुद देने के मजाज हैं, हम नहीं हैं। वो अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने एक बात की कि हम सियासी लोग नहीं हैं और हम सियासी डायलॉग नहीं कर सकते। ये जो मैं समझ सका हूँ। तो जो सियासी लोग हैं उनसे वो डायलॉग करें। और एक बात उन्होंने मशवरा दिया कि आप कौम से माफ़ी मांग लें। अब जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब की बात है तो राना साहब ने जो बात की वो बेहतर एक्सप्लेनेशन करेंगे। मगर मैं एज ए पार्टी वर्कर और एज ए एक्स पार्लियामेंटेरियन, एज ए वकील, मैं ये समझता हूँ कि डायलॉग ज़रूर होगा और होना चाहिए, सबसे होना चाहिए। और सियासी जमाती डायलॉग्स करती है और डायलॉग से शुरू होता है, इशूज़ रिलेटेड डायलॉग, और डायलॉग पे ख़त्म हो जाता है अगर ब्रेक भी होना हो तो। मगर क्या इमरान खान साहब पाकिस्तान है? क्या इमरान खान साहब के मसाइल पाकिस्तान के मसाइल हैं? अगर ऐसे है तो फिर आप पार्लियामेंट में बात करें। मगर बज़ाहिर ऐसा नहीं है। 25 करोड़ आवाम पाकिस्तानी, इमरान खान साहब पाकिस्तानी। इमरान खान साहब एक इंडिविजुअल है जो अभी अंडर ट्रायल प्रिजनर है या एक सर्विंग उनको सजा हुई है, वो जेल के अंदर हैं और उनके मुकदमा जो है वो अदालत के ज़ेर समाअत है। तो उनको डायलॉग करना चाहिए अपने वकीलों से और उनके वकीलों को आर्गूमेंट करना चाहिए। साहब, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, माफ़ी चाहता हूँ, इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, यही हो रहा था मियाँ नवाज शरीफ साहब से और उनकी पार्टी उनके पीछे खड़ी थी और आज वो उन तमाम जो इल्ज़ामात हैं उनसे बरी हैं और उनकी पार्टी पावर में है। तो इमरान खान को हम इंडिविजुअल तो नहीं कह सकते, उसके पीछे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है अगर फॉर्म 47 को भी मान लिया जाए। देखिए, आप जो बात की इसको अच्छा ही आपने जवाब दे दिया। अपने ही सवाल में आपने जवाब दे दिया कि नवाज शरीफ बरी हुए।
नवाज शरीफ को बरी पार्लियामेंट में नहीं किया गया है, नवाज शरीफ को बरी इस्टेब्लिशमेंट ने या किसी अदारे ने नहीं किया है। नवाज शरीफ को बरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है। नवाज शरीफ को सजा भी इस्लामाबाद के ATC अदालत से हुई थी और बरी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है। इमरान खान साहब को भी जो सजा हुई इस्लामाबाद के अदालत से हुई है। और अगर उनके केस में कोई एविडेंस नहीं होगा तो सुन लेना मेरे, प्लीज लेट मी फिनिश। जी प्लीज अगर उनके केस में देयर इज नो प्रोविजन, भाई देयर इज नो प्रोविजन कि आप पार्लियामेंट से किसी की बरियत मांग सकते हो। पार्लियामेंट बरियत नहीं कर सकती। बरियत के लिए, एक्यूटल के लिए यू हैव टू गो थ्रू द कोर्ट प्रोसीजर और उसी को आप फॉलो करेंगे। हाँ, पार्लियामेंट में हम बात करेंगे अगर उनकी पार्टी के नुमाइंदे हैं, अगर वो लोग बताए तो ये सुन्नी तहत काउंसिल के लोग हैं, वो आए, आके बैठ के बात करें। पाकिस्तान के मईशत पे, माशरत पे, सियासत पे जरूर बात होगी। और मगर एक बात आपके तवज्जुह से सारे दोस्तों को बताना चाहता हूँ, इमरान खान इज नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान, उसके मसाइल अलग हैं, खान साहब के मसाइल अलग हैं। हमारे मसाइल जो हैं माशी हमवारी है, करप्शन है, गुड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ है। दिस इज़ योर ओपिनियन, मगर मैं इस बात के साथ आगे बढ़ता हूँ सेनेट साहब, मोहम्मद साहब आपकी तरफ, कि वैसे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी सज़ा जो है वो कोर्ट ने ही दी थी। बाद जहाँ कुछ ज़्यादा थोड़ी सी देर हो गई थी उन्हें इंसाफ मिलने में। अलबत्ता आप ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान इज़ एन इंडिविजुअल, ही इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर क्या इमरान खान इज़ अ मैन इन द स्ट्रीट, एक कॉमन आदमी है? आप कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे मोहम्मद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर एक लिहाज से देखा जाए, इमरान खान एक इंडिविजुअल है, कोई शक नहीं है। अच्छा, दूसरे लिहाज से देखा जाए, इमरान खान एक पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी और दुनिया की वन ऑफ द टॉप बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका लीडर भी है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए जो आज तक जितने लोग ने अपनी इंडिविजुअल हैसियत से, जिन लोगों ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों में उसका क्या कह सकते हैं, नाम को शोहरत दी है, तो उसमें इमरान खान सर फहरिस्त है। अब सवाल ये हो जाता है कि शुड वी टेक इमरान खान एज एन इंडिविजुअल और नॉट। देखिए, ये याद रखें कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स या जितने भी बड़े लीडर्स थे, कायदे आज़म वगैरह, वो भी इंडिविजुअल्स ही थे, लेकिन उनकी जो फॉलोइंग या उनके साथ जो उन लोगों ने अचीव करके दिया है, वो एक बहुत बड़ी एक फिगर हेड बन जाते हैं। वो एक ऐसी चीज़ बन जाते हैं जिसको आप इंडिविजुअली उनको नहीं लेते, फिर आप उनको एज एन इवेंट या उनको एज जो उन लोगों ने अचीव किया होता है उस तरीके से लेते। फॉर एग्जांपल, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम इस लिहाज से लेते कि उन्होंने आइन पाकिस्तान को दिया है, वो उन्होंने एज एन इंडिविजुअल नहीं दिया, लेकिन यस एज एन इंडिविजुअल उनका बीच में एक हाथ है। ठीक, अच्छा, यहाँ मैं रोकूंगा, मैं यही सवाल निहाल हाशमी साहब के पास लेके जाऊँगा, मगर दो बातें ज़रा वजाहत कर दीजिए मोहम्मद साहब। एक तो ये कि आज उन्होंने कहा है कि वो आर्मी चीफ को ख़त लिखेंगे, खबर गर्दिश कर रही है खान साहब के बारे में, और दूसरा उन्होंने ख़ुद भी इंदिया दिया है कि वो बात करने को तैयार हैं। तो क्या हम ये तब्दीली समझें कि जो गवर्नमेंट के हलकों में आ रही है वो खान साहब में भी तब्दीली आई है? मोहम्मद साहब, देखिए, वक्त के साथ साथ हर एक शख्स में हर एक चीज़ में तब्दीली आती है। आप मियाँ नवाज शरीफ साहब को देखें, वो लाहौर में, वो लंदन में बैठ के जो बयानात देते थे उसके करीब तरीब का कोई बयान उन्होंने यहाँ नहीं दिया। हर एक इंसान के अंदर छोटा मोटा इधर उधर की तब्दीली आती है। बाज़ दफ़ा तब्दीली आती नहीं, बाज़ दफ़ा वो अपने अल्फाज को रोकते हैं, बाज़ दफ़ा थोड़ा बहुत उसको चेंज करते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन सवाल एक चीज़ उठता है, देखिए, बात ये हो जाती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ किस बात पे बात करेगी, वो कॉमन ग्राउंड क्या है जिस पे हम बात करेंगे। देखिए, दो तीन चीज़ें कॉमन ग्राउंड हो सकती हैं जिन पे बात हो सकती है। पहला, क्या इस बात पे बात होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, क्या उसका पॉलिटिकल रोल को हम लोग किसी तरीके से नॉन पॉलिटिकल कर सकते हैं और जो उनका प्रोफेशनल रोल है वहाँ तक महदूद कर लें? क्या इसके लिए कोई लॉ, आइन वगैरह
या किसी चीज़ में सारे मिल के कुछ कर सकते हैं। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि जो पाकिस्तान में जिस तरीके से जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है जिसमें फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो सके, क्या उसके अंदर मिल के कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिसमें हम फ्यूचर के लिए ऐसा रोल लेकर आए कि आइंदा कभी ये बात ना हो कि भाई ये कोई मान ना रहो, सारे मानते हो, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन तीसरी चीज़ ये कि अगर वो ये हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग उनके साथ बैठ के कहें कि चलो यार 6 महीने तुम खाओ, 6 महीने हम खाएंगे, 6 महीने मेरे ख्याल में निहाल हाशमी साहब के लिए सवालात का एक बहुत अंबार लग गया है, मुझे याद भी उन्हें कराना पड़ेगा। हुजूर, एक तो इन्होंने ये फरमाया कि डू यू थिंक कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका कोई ख़ास तौर पर अगर हम ये मान लें जिस तरह बाजवा साहब ने कहा था कि जी हमने इतना अरसे से अब हमने मुदाखलत छोड़ दी, तो क्या आप डू यू बाय दिस? और सेकेंडली अगर रोल है एस्टेब्लिशमेंट का तो उस पर बात हो सकती है आपके साथ, और इलेक्शन के फेयर एंड फ्री होने पे ये 3 बातें रखी हैं उन्होंने कि जी इस पे ये बड़ी बात है अगर इन कम से कम आप दोनों बैठ जाएं तो डू यू थिंक कि ये बातें ज़ेर बहस आ सकती हैं निहाल हाशमी साहब? देखिए, ये तो आपकी ये बात से मैं एग्री करूंगा कि कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद ये अपनी ज़बान से एडमिट किया था कि हमारा रोल था, अब नहीं है। तो अगर कोई आदमी कहता है कि रोल था, और उनका रोल था 2018 में, 2018 से पहले 2018 में बहुत ज़्यादा भरपूर उन्होंने रोल अदा किया, तो अगर उन्होंने रोल अदा किया और रोल अदा करने के बाद उस पर उनको पछतावा है, और अगर उन्होंने उस पर कहा कि अब नहीं है, तो अगर उन्होंने ये बात कहा है कि रोल था, तो वो अगर हम सच मानते हैं तो ये भी हमें सच मानना चाहिए कि वो अब जब कह रहे हैं कि अब रोल नहीं है। और जहाँ तक रह गया पछतावा, तो फिर वो जाने, उनका इदारा जाने, उनका किरदार जाने और पाकिस्तान की अदालत जाने। अब रह गया कि क्या कोई बात हो सकती है। तो आईने पाकिस्तान इस मामले में बड़ा क्लियर है। आईने पाकिस्तान में हर किसी का किरदार, हर किसी का रोल बड़ा डेफिनेट है, बड़ा क्लियर है कि किसकी क्या जिम्मेदारी और किसकी क्या जिम्मेदारी नहीं है। तो आईने पाकिस्तान में इस तरह की कोई किरदार नहीं है किसी के बारे में, माँ सिवाय जो पार्लियामेंटेरियन वो, या माँ सिवाय जब इन केस ऑफ इमरजेंसी जो सिविल गवर्नमेंट हो वो अपने एड में और हेल्प के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये तो ठीक है। और मौजूदा भी जो ISPR के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ये कहा कि हम सियासत से बहुत दूर हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये सबूत और ये शवाहिद ये अपोजिशन पे पड़ता है कि वो लेके आए और बताएं, हमें तो नजर नहीं है। हाँ, हाशमी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपसे ही सवाल है हाशमी साहब, वो ये कि देखें इनकी तो चलो एक नुक्ता नज़र है, आप गवर्नमेंट में हैं, मगर जावेद लतीफ़ साहब के बयान सुने, इवन राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे थे, हमारे वज़ीर दाखिला साहब के बारे में जो कह रहे थे, जो 2-3 आज़ाद जीत के आए हैं सेनेटर्स उनके बारे में जो कह रहे थे, तो ये तो डाउट्स आपकी पार्टी की तरफ से डाले जा रहे हैं, फिगर्स दिए जा रहे हैं, नाम दिया जा रहा है कितने अरबों का। तो ये तो इस तरह से इस लेवल पे तो मेरे ख्याल में PTI कभी नहीं गई। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे दुरुस्त करें। हर जगह इंडिविजुअल्स जो है उनके शिकायत होते हैं, तभी इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाई जाती है। इंडिविजुअल्स की शिकायत है और आइंदा भी रहेगा। अब जरूरत इस बात की है कि पार्लियामेंट में बैठ के उन चीज़ों को इंक्वायर किया जाए, ये बुनियादी चीज़ है, इस पे बात होनी चाहिए। तो अब आप ये भी देखें कि ये तहरीक तो तीनों पार्टियों के हाथों से निकलती नज़र आती है। हम जो कश्मीर में या इधर उधर देख रहे हैं, वहाँ पे प्योरली इकोनॉमिक जो है वो इश्यूज़ और इकोनॉमिक डिमांड्स आ गई हैं। तो डोंट यू थिंक कि अगर ये कुछ इसको संभाला ना गया तो तीनों पार्टियों के हाथ से ये तहरीक निकल सकती है? जनाब मोहम्मद साहब, ठीक है। अच्छा, आपने शुरू में जिक्र किया था अगर फॉर्म 47, तो वो अगर का मतलब ये था कि एक्चुअली तो फॉर्म 45 के तहत इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, लेकिन क्या फॉर्म 47 इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिया था या किसी और ने दिलवाया था? ठीक है, आगे बात हो जाती है ख्वाजा आसिफ साहब की बात हो जाती है, आगे बात हो जाती है मुख्तलिफ इनके लीडर्स की बात हो जाती है, जो इन्होंने बारहा कहा था कि ये जनरल बाजवा साहब ने 2019 में कहना शुरू कर दिया था कि इमरान खान से हम लोगों ने, चूंकि इमरान खान से वजह क्या है, अगर आप हामिद मीर साहब की बात कर लें, उसी लिहाज से आप बाकी पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर लें, तो उन सब लोगों ने कहा हुआ है, अब मुझे याद पड़ता है कि इन सब लोगों के मैंने सुने हुए हैं
कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान को कहा था कि आप इजराइल को रिकग्नाइज़ करो, जिसमें इमरान खान ने कहा था मैं उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक कश्मीर का इशू नहीं हल हो जाता, क्योंकि यही बात हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी। अब उसके बाद फिर एक और बात आ जाती है, उसमें ये हो जाती है कि ये जिस तरीके से ये सारा बातें हो रही थी और इसमें जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग हो रही थी, जिस तरीके से लोगों से बात हो रही थी, उसमें पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग में मेरा निशाल के किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ था। वो हमारे लिहाज से ये अच्छा, हमारी मोहम्मद साहब ये फरमाइए कि 76 सीटों पे आज फिर उनका वो नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, तो हम इसे समझने के हवाओं का रुख कोई बदल रहा है? देखिए, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपके साथ कोई ज़्यादती करूं, मैं आपके ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगाऊं और आपकी किसी चीज़ को उठा के ले जाऊं, उसके बाद मुझे कहा जाए कि यार ये तुमने गलत किया है, ये उनकी चीज़ वापस दे दो, ठीक है? तो जब मैं आपको आपकी चीज़ वापस लौटाऊं और अभी लौटाया भी नहीं है, मैं दोबारा एक किस्म का एक जगह रख दिया कि आपको ये चीज़ जो आपका हक है आपको मिल जाए, तो क्या हवाओं का रुख बदल जा रहा है? नहीं, हवाओं का रुख बदल नहीं जा रहा, ठीक है? इस तरह ये है कि जो गलत बात हो रही है उस गलत बात को रोकने की कोशिश की जा रही है, और ये वही इदारा कर रहा है जिस इदारे के बारे में हाशमी साहब कह रहे थे कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को वो दिया। तो ये वही इदारे हैं जो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि तुमने गलत काम किया। ये वही इदारे हैं जो इवन एक किस्म के अपने चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि आपने जो बल्ले का निशान लिया था वो गलत किया था। वो यही बताना चाह रहे हैं कि आपने अवाम का जो बेसिक फंडामेंटल राइट है कि वो एक पार्टी को रिकग्नाइज करे। अच्छा, सिंबल का ताल्लुक पार्टी से नहीं है, सिंबल सिर्फ उन अनपढ़ लोगों के लिए कि वो रिकग्नाइज कर सके। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक किस्म के उन सारे हुमायूं मोहम्मद साहब, उन्होंने उन अनपढ़ लोगों ने तो आपको वोट डाले और आपके तमाम जो है जिन्हें हम अनपढ़ कहते हैं, मगर अफसोस की बात है शायद पढ़े लिखे लोगों ने ही आपके साथ हाथ किया है। बहरहाल जी हमारे साथ पढ़े लिखे लोगों ने कोई हाथ नहीं किया। हमें वोट पढ़े लिखे लोगों ने भी दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू मुख्तलिफ सर्वेज ये था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो ज़्यादातर जो पढ़ा लिखा तबका है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। हाँ, इस दफ़ा जो देहात और गाँव वाले वो भी बाशऊर हो गए क्योंकि एक्सेस उनको भी है। लेकिन हमारे साथ चले हम इस फिक्र मोतरज़ा पे मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि हमारे देहातों के अनपढ़ लोग ज़्यादा बाशऊर थे या ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से डिग्रियाँ लेके आके हमारी जेबें खाली करने वाले ज़्यादा पढ़े लिखे थे। बहरहाल आपको वोट मिला है और दुआ करते हैं मिलता रहे और हालात ठीक हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो IMF क्या चाह रहा है हमसे और उसकी चाहत के बदले में हमें क्या मिलेगा और उसकी कीमत आम आदमी मैन इन द स्ट्रीट उसको क्या देनी पड़ेगी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुज़फ़्फ़राबाद से नुमाइंदा GNN जनाब सरदार नईम साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का। सरदार साहब, एक अरसे से हम यहाँ पे कोई बेचैनी सुन रहे थे, एक सिमरिंग किस्म की थी मूवमेंट, फिर एकदम से ये क्या हुआ कि ये इरप्ट हुई? मुख्तसरन बताइएगा ये शुरू कब से है और अब ये रिसेंटली जो फ्लेयर अप हुई है तो उसकी क्या वजह है और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? 23 अरब रुपए के जो कहा गया है कि दिया जाएगा इमदाद के तौर पर या जो मुतालबों के ज़मन में। जनाब सरदार नईम साहब। जी बहुत शुक्रिया। ये तकरीबन 1 साल पहले रावला कोर्ट से ये तहरीक शुरू हुई थी और ये आटा सब्सिडी को लेके शुरू हुई और फिर ये करते करते ये तहरीक बनती गई और इसको जो लोग लीड कर रहे हैं उनका नाम अवामी एक्शन कमेटी रखा गया, जिसमें आज़ाद कश्मीर बार से नुमाइंदगान पे मुश्तमिल 30 रुकनी एक कमेटी बनाई गई जो मेंबर थे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के, और उन्हीं के ज़ेरे एहतमाम इसके जो रखे गए TORs और मुतालबात तय किए गए, जिसमें बुनियादी मुतालबा आटा सब्सिडी, बिजली पे टैरिफ और अशराफिया की मराहत ख़त्म करने पे रखा गया। ये तहरीक चलती रही और तकरीबन 1 साल हो गया और इस दौरान हुकूमत के दरमियान हुकूमत की जानिब से एक कमेटी बनाई गई वज़रा पे मुश्तमिल जो अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान से
मुज़ाकरात भी करती रही। वो मुज़ाकरात खासा अरसा तक चले, लेकिन उन पे जो इनके अक्सर बेशतर जो इनके डिमांड थे, चार्टर ऑफ डिमांड इनका 10 नकाती था, उसमें से तकरीबन 7-8 नकात पे तो इनके दरमियान मामला तय पा गए, जिनमें तलबा यूनियन की बहाली, जंगलात, इस तरह की जो दीगर चीज़ें थी। ताहम बाद में इनकी जानिब से एक कॉल दी गई कि जनाब आप अगर हमारे ये मुतालबात जो बेसिक मुतालबात हैं, आटा सब्सिडी और बिजली का टैरिफ, अगर ये तय न किए गए तो हम आज़ाद कश्मीर असेंबली का घेराव करेंगे। उस पर इन्होंने कॉल दी और 11 मई को ये काफिला चलना था भिम्बर से, जिसमें इन्होंने कॉल दी हुई थी कि आज़ाद कश्मीर भर से काफिले शामिल होते हुए दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे और असेंबली का घेराव करेंगे। ये 4 दिन हो गए इस पहिया जाम और शटर डाउन को, जिसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हुए। उन्होंने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर को फ़ोन किया और मामला हल करने की तवज्जो की जानिब कहा। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट की और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुजाहिरीन के तमाम जो मुतालबात थे उनको तस्लीम किया। जिसके बाद अभी जो वो काफिला चला हुआ था, जो कल रात रावला कोट रुका था, वो काफिला इस वक्त मुजफ्फराबाद में दाखिल हो चुका है और इस वक्त भी शहर के कुछ हिस्सों में अभी चूंकि उन्होंने अपना फाइनल ऐलान वहाँ पे आके करना है यहाँ मुजफ्फराबाद में, और अभी वो मुजफ्फराबाद शहर में दाखिल हो चुके हैं, अजीज चौक की जानिब जा रहे हैं। ताहम इस वक्त शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में दोबारा से कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और पुलिस और मुजाहिरीन नहीं ये बताइए कि आवाम के जानो माल और कोई खुदा न खास्ता इमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोई इस तरह की शरंगेजी तो नहीं हो रही? देखें, इस वक्त चूंकि जो हालात चल रहे हैं मजमूई तौर पे गवर्नमेंट का चूंकि काम होता है, लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो रोकती हैं प्रोटेस्ट को, इसी तरह का ये हमेशा होता है। अच्छा नहीं, ये बताइए कि क्या कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, पीपल्स लीग वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट भी है और पहले पीटीआई गवर्नमेंट भी रही, कोई पार्टी इसमें है, उसकी इंटरवेंशन है, लीड कर रही है कि इसे दुरुस्त समत में रखा जाए, या ये लोगों की अपने तरफ से और तमाम सियासी पार्टियाँ बेगाना हैं? जी बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की, बड़ा अच्छा सवाल किया। तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट के जाने के बाद, चूँकि पीटीआई गवर्नमेंट का पहले वज़ीर आज़म थे क़य्यूम नियाज़ी साहब, वो उनके खिलाफ अज़्म एतमाद आया और फिर तनवीर इलियास साहब बने जिनको अदालती हुक्म पे वापस जाना पड़ा, और फिर उसके बाद इनवारुल हक पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करते हुए कोलिशन में आके हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं दूसरी, वो उनके साथ बैठी हुई हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दोनों के चूँकि वज़रा हुकूमत में हैं इमरान, और वो वज़रा है भी हैं और इस कमेटी के साथ डायलॉग के अमल में भी वो शामिल रहे हैं। टेक्निकली इसमें सरदार नहीं, हम आपको रोज़ाना इस पे हम लेते रहेंगे, मगर नाज़रीन खबरें ये हैं कि इस पे ज़ाती तौर पर जो है वो क़यादत हो या प्राइम मिनिस्टर साहब हों और ख़ुद आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन्होंने भी मसाइल हल करने की बात की है, मगर ये बात जो आखिरी हमने सरदार नईम साहब से की कि इस मुल्क की पार्टी, किसी भी सियासी पार्टी में इतनी औकात नहीं है कि रियल इश्यूज़ पे लोगों को लीड करे ताकि वो वायलेंट ना हो और उनके मसाइल हल हों। ये अपने बंदर बांट और अपने केक खाने पर ही लगे रहते हैं। तो एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और मईशत के मामलात पे हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर इकरामुल हक। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और मेरे ख्याल में सबसे अहम शुबा जिसके मुताल्लिक़ हम बात करेंगे उसके इंतहाई माहिर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमने पिछले दौर में एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन लाए थे जिसमें स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो हमने आलमी मालियाती इदारों को दे दिया था। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि चाहे FBR हो या आपकी ये मिनिस्ट्री हो ख़जाने की, ये भी अपने तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं मुबैना तौर पर वो अब शेयर किया करेगी बजट मेकिंग के दौरान। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है, पहले इस पे बता दीजिएगा, क्या अब हम इस हद तक हमें कोऑपरेट सो टू से विद इन इन्वर्टेड कामाज इतना कोऑपरेट करना पड़ेगा इनसे फॉर दिस लॉन्ग टर्म जो हमारा प्रोग्राम है 24वां? डॉक्टर साहब जी, यकीनी तौर पर देखिए कि जो हमारी सॉवरेनिटी है
वो कंप्रोमाइज़ हो गई हर तरीके से। जो फिस्कल हमारी डिपेंडेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने, क्योंकि हमने ये लोन लिए, प्रोग्राम मुकम्मल नहीं किए सिवाय इसके जो भी स्टैंड बाई और इससे पहले एक डॉक्टर साहब के ज़माने में मुकम्मल हुआ, तो अब ये फिर दोबारा से वही न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी वाला मॉडल है कि वो हमारे ख़जाने पर भी आकर बैठ गए हैं, हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर भी, हमारी पॉलिसीज़ पर भी, और हम कह रहे हैं कि जी हम हर चीज़ आपके साथ शेयर करने को तैयार हैं, आप बताइए किस तरह का बजट बनाना है। तो ये पाकिस्तान में जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं और जो लोग मैटर करते हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि अगर आप में कॉम्पिटेंस ना हो तो आप फिर IMF की टीम के साथ निगोशिएट भी नहीं सही कर सकते हैं। इनके पास अपना कोई प्लान नहीं होता होम ग्राउंड, इनके पास कोई अपनी रिसर्च नहीं होती, इनके पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं होता। ये उनसे डिक्टेशन लेते हैं और जाहिर है जब वो डिक्टेशन देंगे तो वो फिर जाहिर है हमारे हक़ में तो नहीं होगी, वो उनके हक़ में होगी। इंडिया ने जब प्रोग्राम लिया, जब वो हमारी तरह मुश्किल में थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे कोई पॉलिसी डिज़ाइन नहीं लेंगे, आपको शराइत जो है उनमें से हम आपको सरप्लस देंगे प्राइमरी, यानी कि जो हमारे आमदन अखराजात के दरमियान फ़र्क है उसको कम करेंगे। मगर उन्होंने एक ही दफ़ा प्रोग्राम लिया और उसके बाद से देख लीजिए इंडिया कहाँ पे है। और हम हर साल ही उनके पास एक नए प्रोग्राम के लिए जा रहे होते हैं, कभी वो स्टैंड बाई होता है, कभी वो एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी होता है। तो अजीब बात है कि ये 25वीं दफ़ा चाह रहे हैं कि हम ICU में ही रहें। तो ये जो लल्ले तलल्ले हैं हमारे शराफिया की, जो गलत पॉलिसीज़ हैं, जो वो अपने मीन्स में नहीं रहना चाहते, फिर उसकी सज़ा जो है वो आवाम को भुगतनी पड़ती है। वो है नजायज़ टैक्सेस के ज़रिए जिसका बोझ बढ़ाते जा रहे हैं, फिर वो के ज़रिए वो फिर IPPs को जो पेमेंट कैपेसिटी की होनी है, चाहे हम बिजली लें ना लें, वो तो डॉलर टर्म में होती रहेगी, रुपये डिवैल्यूएट होता रहेगा और हमारी हालत ख़राब से ख़राब तर होती रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक खबर आज ये भी आई है कि उन्होंने कहा जी टैक्स इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, ख़ास तौर पर NGOs का उन्होंने जिक्र किया, और साथ उन्होंने ये जो चैरिटेबल हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जी आप इनको कोई इंसेंटिव नहीं दे सकते। चले ये तो इस पर बात हो सकती है, बल्कि इनका तो ऑडिट भी होना चाहिए। मगर डॉक्टर साहब एक और फिगर थी जो शकील रामे साहब ने न्यूज़ में गालबन अपनी आर्टिकल में दी थी, जिसमें उन्होंने अर्जेंटीना और ब्राज़ील का जिक्र किया था, और वो इतनी स्टैगरिंग अमाउंट थी कि जहाँ 58 बिलियन डॉलर लिया, वहाँ तकरीबन $2.5 बिलियन अदा किया और इतना और करना था। ब्राज़ील ने जो 80 बिलियन लिया उसकी शरह भी ये थी कि जितना लिया उससे 2 गुना ज़्यादा पे किया, और इतना आप क्या समझते हैं 130 बिलियन डॉलर, वट एवर द फिगर, हम इसके बदले में अब तक कितना पे कर चुके होंगे? देखिए कैसा मसला ये है कि हम उससे बहुत ज़्यादा अदा कर चुके हैं, मगर ये जो गुलामी का तौक है, जब एक दफ़ा हम गले में डालते हैं और मुसलसल प्रोग्राम लेते हैं, हमने जिन मुल्कों का कहा, वजीब की एग्जांपल भी सामने रखी है, और वहीं से फिर वो हमारे उस ज़माने के गवर्नर स्टेट बैंक भी, जो IMF के एक मुलाजिम भी रहे थे, वो तशरीफ़ लाए, और फिर जो स्टेट बैंक ने मुसलसल 22% पे अपना डिस्काउंट रेट रखा ताकि हुकूमत इतना भारी जो है वो महंगा कर्जा ले, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी हाई करके लोगों की जेबों से भी पैसा निकलवाया गया, क्योंकि ये इन्फ्लेशन भी तो टैक्सेशन ही होती है विदाउट एनी लेजिस्लेशन। तो पूरा जो डिज़ाइन है वो ये है कि पाकिस्तान की स्टेट को एक तो बिल्कुल ही जो इकनॉमिकली वायबल ना रहने दिया जाए और यहाँ के आवाम की ज़िंदगी जो है वो बदतर से बदतर बनाई जाए। लेकिन जो चंद ऐसे तबके हैं जिनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, वो बड़ी बड़ी मराद भी ले रहे हैं, टैक्स भी नहीं उस पर देते हैं, और आप और मेरे टैक्सेस के साथ जो है वो उन अमीर लोगों को इस तरह की टैक्स मराद दी जाती हैं। और आगे की बात यह है कि उनको बिजली पे भी सब्सिडी मिलती है, उनको हर चीज़ फ्री मिलती है, और वो बिल्कुल अय्याशी कर रहे हैं, और सल्तनत भी जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है, और आवाम की हालत तो आपके मेरे सामने ही। डॉक्टर साहब, उन्होंने 1 लाख नौकरियां जो शायद दी जानी थी, या हमारे यहाँ होता है ना जॉब क्रिएशन होती है हर साल करती है गवर्नमेंट जो है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि भाई इस पर अब कदगन होगी। और फिर 163 बिलियन जिसकी गालबन शॉर्ट फॉल है, वो कहते हैं कि डेवलपमेंट बजट भी ना दें, और उधर आप देख रहे हैं कि लोग बिल बिला के कभी कश्मीर में निकल रहे हैं, कभी इधर निकल रहे हैं, और कोई अब वो सियासी नारा नहीं लगा रहे, इकोनॉमिक डिमांड्स वो पुट फोर्थ कर रहे हैं। तो ये हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा इसको दुरुस्त करने के लिए? जी बहुत पहले आपने और हमने इसके ऊपर जिक्र किया था कि आहिस्ता आहिस्ता
इकनॉमिक वेलडाउन इस हद तक आ जाएगा और जो टैक्सेस की बर्बाद होती चली जाएगी, यूटिलिटीज़ महंगी होती चली जाएंगी और फिर लोग सड़कों पर आएंगे। आपको पता है कि कश्मीर के लोग ज़्यादा वोकल हैं हमारे मुकाबले में पॉलिटिकली, और वो वहाँ लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है और कॉन्शियसनेस भी उनकी ज़्यादा है, और वहाँ पे जाहिर है कि जब इस तरह की चीज़ें की गई हैं तो अब हम देख रहे हैं कि क्या, मगर ये बाकी जगह पे भी होंगे, क्योंकि अगर ये पॉलिसीज़ जो हैं जिसके लिए अब वो कह रहे हैं कि जी हमें तो माननी पड़ेंगी, लेकिन आप जब ये पॉलिसीज़ मानने की बात करते हैं तो इस बात का क्यों जिक्र नहीं करते हैं कि 3 ट्रिलियन की आपने टैक्स एग्जम्पशंस दे रखी हैं? इस बात का क्यों जिक्र नहीं करते हैं कि जो बड़े बड़े पैलेशियल हाउसेज़ हैं जहां अब ज़रूरत नहीं है, कॉलोनियल हैंगओवर ही आपका ख़त्म होने का 76 साल में नाम नहीं ले रहा है। जब आप आवाम से सेक्रीफाइस की बात करते हैं, उनसे मांगते हैं, तो आप खुद भी तो कुछ सेक्रीफाइस कीजिए। आप देख लीजिए कि वज़ीर आज़म हाउस के लिए जो इस बजट में कितनी और ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, उसके वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीम के लिए, उसकी और बेहतरी के लिए कितने और पैसे मिलेंगे। तो एक तरफ बड़े बड़े गवर्नर हाउस हैं, बड़े बड़े हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, दूसरी तरफ ये आप देख लीजिए कि नई गाड़ियों का शोर है कि ये जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं इनको मिलनी चाहिए। तो सेक्रीफाइस की बात है अगर, तो फिर आपकी गलत पॉलिसियों का नतीजा सिर्फ अवाम ही क्यों भुगते, खुद आप भी भुगते। IMF को अच्छा डॉक्टर साहब, एक तबका ऐसा है, हम उनसे बात करते हैं तो वो बड़े ना इन डिफेंस ऑफ IMF उतर आते हैं कि जी आपको किसने कहा था, वो आपके घर तो नहीं आए थे आपको कर्जा देने के लिए। जबकि एक इस पे राय अगर मैं कोट करूं डॉक्टर इशफाक हसन खान को, तो वो कहते हैं कि यहाँ उनके एजेंट मौजूद होते हैं जो पुश करते हैं, रियासतों को वो पुश करते हैं कि जाके एक्सपेंसिव मनी ख़रीदें, ये महंगा पैसा ख़रीदें। तो क्या जो वो उनकी पॉलिसी का हिस्सा होता है ट्रैप करना मैशतों को और यहाँ उन लोगों को एंगेज करना जो उनके लिए रास्ता हमवार करें? बिल्कुल, आपने हिटमैन वाली पढ़ी है स्टोरी, पूरी किताब इस पे लिखी गई है। तो ये जो इतने हिटमैन उनके यहाँ मौजूद हैं वही उनके लिए रास्ते हमवार करते हैं, वही ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, वही ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में से किकबैक्स लेते हैं, फिर वो कर्ज़ों के जाल में हमें फंसा देते हैं, इतना दलदल में हम फंस जाते हैं, और फिर ये जस्टिफिकेशन निकाली जाती हैं कि जी IMF के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं होगा, अगर हम नहीं लेंगे हमें कोई कर्जा नहीं देगा। तो फिर कर्जे ही लेने की बात किए चले जा रहे हैं आप, किए चले जा रहे हैं। तो कभी ये भी तो बताएं ना कि ये जो हमारी मुश्किलात हैं, क्या ये कर्जे लेने से मज़ीद हल होंगी या ख़राब होंगी? कोई भी मुझे बताइए दुनिया में एक मुल्क भी ऐसा बताएं जिन्होंने IMF से लगातार ऐसे कर्जे लिए और वो आज तक भयानक उनकी सूरत हाल नहीं है। तो ये बात करना कि हमारे पास कोई अपना प्लान नहीं है, मैं कहता हूँ कि आप जो GORs हैं ये सारे आप लीज़ पे दे दीजिए और इसमें से इतना पैसा आपको आएगा, और उसकी जैसे ही आप नीलामी करेंगे बल्कि 10% एडवांस इनकम टैक्स भी ले ले तो आपके बजट भी, तो क्या इनका हक है कि ये बड़े बड़े दीवारें बनाकर और बड़े बड़े घरों के अंदर 14 पहले रखें, वहाँ कनाल 16 कनाल कई एकड़ों में, तो ये इनका राइट जारी रहना चाहिए। यही भी लोग पॉलिसीज़ बनाते नहीं कि बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं, इन्हीं को वो फिर बाद में मराद दे देते हैं। तो ये ठीक है, बिल्कुल इन्हीं के लोग हैं यहाँ पे जो हमें इन पॉलिसीज़ के अंदर लेके जाते हैं और गुलाम बनाने के बाद फिर हमें कहते हैं कि अब आप इस पर आवाज़ भी ना उठाएं। और फिर ये मोटी मोटी तनख्वाहें भी लेते हैं, मुलाजमतें मिलती हैं, वहीं पे IMF और वर्ल्ड बैंक के बाहर जो है उसकी चौखट में घूमते रहते हैं अपने रिज्यूमे लेके। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इनके बच्चे यहाँ से स्कॉलरशिप लेकर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ पे उनको अपने फॉर्म में भरते हैं कि हम जो है हमारे पेरेंट बड़े गरीब हैं, उनकी ये सैलरी आप हमारी जो है वो ट्यूशन फ़ी भी एग्जाम कर दें। फिर वहाँ शादियाँ करते हैं, फिर वहाँ बच्चे पैदा करते हैं, वहाँ उनकी नेशनैलिटी लेते हैं। ये पाकिस्तान के इनके लिए एक लॉन्चिंग पैड है कि यहाँ आकर लोगों का इस्तेमाल, पाकिस्तान यहाँ का एक लॉन्चिंग पैड है। खूबसूरत बात की। डॉक्टर साहब एक और सवाल, ये अब के इलेक्ट्रिक 18 रुपये मांग रहा है बिजली में इजाफा, तो इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो सकता है, ऑलरेडी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। तो क्या वो कहते हैं ना कि जो है कि जो किसी जब पागल आदमी जो है वो व्हेन ही इज़ एट द ब्रिंक ऑफ प्रेसिपिस ही स्टॉप्स रीजनिंग, तो इस तरह की कैफियत हमारी इस रूलिंग इशराफिया की। जी बिल्कुल बिल्कुल, कराची का बुरा हाल है, वहाँ इंडस्ट्रियल जो है यूनिट्स बंद हो रहे हैं और 24 रुपए की बिजली बनाकर हम 60, 70, 65 की बेचने के मूड में हैं, क्योंकि 47% तो कायसा टैक्सेस हैं इसमें, वो उसके बाद भी नहीं होती।
तो IPP के साथ साथ ये हमने जो प्राइवेटाइजेशन का ड्रामा भी देखा, उसमें भी आपने देखा कि बड़ी इस बात के ऊपर हमें भाषण दिए जाते थे कि जब प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो बेहतरीन माहौल होगा, जब हम ओपन कंपटीशन करेंगे तो कमाल ही हो जाएगा। और ये सारे आपने देखा तजर्बात का नतीजा क्या निकला, कि सवाए इसके कि लोगों की ज़िंदगी और जीरन हुई और पैसा चंद हाथों में जेबों में चला गया। ये क्रोनी कैपिटलिज्म के अंदर जहाँ गमाश्ता सरमायादार हों वहाँ ये बातें दुरुस्त नहीं होती। जिन माशरों से हम ये मिसालें लेने की कोशिश करते हैं वहाँ लोगों ने स्ट्रगल की, रेनेसां हुआ, एनलाइटनमेंट आई, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर लोग आगे बढ़े। यहाँ तो ये अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर ये मुसल्लत करके चले गए थे। अब ये कॉलोनियल मास्टर से भी ज़्यादा बुरे लोग। ब्राउन साहब जिसे हम कहते हैं, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े मुख्तसर वक्त में एनलाइटन किया। तो ये ब्राउन साहब हमारे ऊपर जो इम्पोज किए गए हैं और जो हमें नई नई रेसिपीज़ बताते हैं और हमें हदायतनामे जो हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के उनके बारे में बताते हैं और बड़ा मुरब्बियाना अंदाज में हमें बताते हैं कि IMF को जिस तरह हफीज़ शेख कहते थे कि ये जो लोग तनकीद करते हैं ये उनकी चौखट पर भी नहीं जा सकते। कैसे जाएं उनकी चौखट पे, क्योंकि वतन से मोहब्बत उनकी चौखट पे रख के ही अंदर जाना पड़ता है। बहरहाल उम्मीद है बेहतर होगा, इदारे बनाए हैं, SIFC है और लोग हैं देख रहे हैं। ये उम्मीद के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि हम इस डिज़ास्टर से बच पाएंगे जो हमारे अंदर वालों ने और बाहर वालों ने जिसमें हमें मुब्तला किया है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।